कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा। अभी आपने पढ़ा था दो आवेशों की निकाय की स्थिर ऊर्जा। यहाँ ध्यान देना, दोनों में अंतर है। दो आप लोग समझ नहीं पाते हो क्या पूछ रहा है। यहाँ ध्यान दो इसको, किसी बाह्य क्षेत्र में, यानी यहां पर ये कह रहा है, पहले आपने जो पढ़ा था डेरिवेशन आज तीसरे लेक्चर में, उसमें आपने पढ़ा था दो आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा। उसमें क्या था, एक आवेश को अनंत से लाया था लेकिन वहां पर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था, तो पहले आवेश को लाने में कार्य नहीं करना पड़ा था। इस बार हम ऐसे दो आवेशों को अनंत से लेकर आने वाले हैं, ऐसे दो आवेशों को अनंत से लेकर आने वाले हैं कि वो कहां पर रहेंगे। एक वैद्युत क्षेत्र पहले से उत्पन्न है, विरोध करने वाला। अब सुनो मेरी बात, माना दो आवेश Q1 और Q2 बाह्य वैद्युत क्षेत्र R1 व R2 पर स्थित है, तो निकाय की स्थिर ऊर्जा की हमें गणना करनी है। अब सबसे पहले देखो, ये अनंत पर आवेश Q1 और Q2 थे। मैं Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाया, तो जब बिंदु ए पर लाऊंगा तो ये वैद्युत क्षेत्र है। अगर वैद्युत क्षेत्र है तो इसके कारण क्या होगा, विभव भी उत्पन्न होगा, और वो विभव मैंने क्या मान लिया, वो विभव भी है। हो सकता है ना, जहां वैद्युत क्षेत्र होगा वहीं पर विभव भी होगा। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये किसी आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है, तो उस आवेश का अपना विभव होगा। यानी अनंत से आवेश को जब लाएंगे, पहले आवेश को, तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या होगा, W1 बराबर Q1 इंटू विभव। अरे अनंत का तो विभव 0 होता है ना, तो Q1 इंटू V हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया ना। फिर दोबारा देखो, अब हम Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं। अब Q2 आवेश को जब लाएंगे तो दो तरह, एक तो वैद्युत क्षेत्र के कारण ऑलरेडी कार्य करना पड़ेगा, वो क्या होगा Q2, और दूसरा ये आवेश भी तो अब लगाएगा। ध्यान समझो, इस चीज को समझो। Q1 आवेश को लाए थे तो एक ही से लड़ना पड़ा हमें, बाह्य वैद्युत क्षेत्र से। किससे लड़ना पड़ा था, अब हमें दोबारा किससे लड़ना पड़ा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र तो बल लगा ही रहा है। एक आवेश Q1 भी इसको आने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हें कमरा मिल गया तो तुम दूसरे को रहने, पहले तो तुमको कमरा मैंने दिलवाया मालिक से लड़के, मकान मालिक से लड़के मैंने कमरा दिलवाया। अब तुमको मैंने कहा इसी कमरे में एक और बंदे को लेकर आ रहा हूं, तो अब हमें दो लोगों से लड़ना पड़ेगा, एक मकान मालिक से, एक तुमसे। तो यहां पर Q2 आवेश को लाने में दो तरह कार्य करना पड़ेगा, Q2 भी प्लस, अब दो आवेशों के कारण कार्य क्या होता है, अभी निकाले 1/4 Q1 Q2 बटा R12, इनके बीच की दूरी है। तो अब निकाय की कुल स्थिर ऊर्जा क्या होगी, बताओ बेटा। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, कुल स्थितिज ऊर्जा वो कितना हो जाएगा, जोड़ दो पूरा ऊर्जा, U बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q1 भी प्लस Q2 भी, ये तो हो जाएगा, और प्लस 1/4 Q1 Q2 बटा R। ये कब का है, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा। क्या होगा बेटा, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा। इतना नोट करो, इतना नोट कर लो आप लोग। बेटा थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो कि ये जो आवेश आया है ना, ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, जिस आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उस आवेश से इसकी पोजीशन जो है वो R1 है, क्या है बेटा, और इसकी पोजीशन क्या है बेटा, R2 है। तो इस पर BR1 हो जाएगा विभव, और इस पर क्या हो जाएगा, BR2। तो इन सब में R1 और R2 आपको लगा देना है, समझ गया ना। ये BR1 का मतलब क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण R1 पर विभव, समझ गए ना। इतना नोट करो, इतना नोट कर लो आप लोग। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं संधारित्र आधारित्र। ये अगर आप रेफरेंस की बुक लोगे तो ये चौथा चैप्टर है, एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर का सेक्शन बी है। यहां पर ध्यान दो, संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। तो संधारित्र एक कंडक्टर है, यानी चालक है। क्या है बेटा, चालक। अभी मैं आपको बात करूं, जो आप फैन देखते हो ना, पंखे को देखते हो ना, तो पंखे को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए
आपको जानते हो कितने करंट की आवश्यकता होती है? 25 एम्पियर। ये लो, कितनी करंट? और आपके घर में करंट जो आती है उसकी कितनी होती है? 5 एम्पियर। अब लो, समस्या खड़ी हो गई। देखो कंडेंसर का यूज, कैपेसिटर का यूज कितना इंपॉर्टेंट है। पंखे को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए 25 एम्पियर की धारा चाहिए, और तुम्हारे घर में कितनी आती है? अगर 25 आ जाएगा तो सारे के सारे उपकरण खराब हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास सामने सामने तुम्हें पंखा चलाना है, 25 एम्पियर चाहिए भी, और सप्लाई 25 एम्पियर हो भी ना, तो कौन सहायता करता है? हमारा कैपेसिटर संधारित्र। ये क्या करता है? जब तुम्हारा फैन चलता है ना, तो ये ऊर्जा को स्टोर करता है, थोड़ा थोड़ा उससे ऊर्जा लिया करता है, स्टोर हो गया। अब फैन बंद हो गया, दोबारा लाइट आई, ये तुरंत पूरी की पूरी ऊर्जा फैन को, कितना बढ़िया काम करता है। यानी जैसे लाइट आई, कंडेंसर जो ऊर्जा स्टोर किए रखे था, और उसने पूरा का पूरा फैन को दे दिया। अब जब फैन चालू हो गया तो 2-3 एम्पियर भी मिलेगा तो काम, क्योंकि चालू करने में ज्यादा ताकत लगती है किसी चीज को, समझ गए ना? तो कंडेंसर कितना यूजफुल है कि कंडेंसर एक चालक है। क्या है बेटा? चालक। चालक में धारा प्रवाहित होती है, तो चालक है, ये ऐसा चालक है जो ऊर्जा को स्टोर करता है, और ये पूरी की पूरी ऊर्जा एक साथ पूरी ऊर्जा वो मशीन को दे देता है चालू करने के लिए, और फिर पुनः धीरे धीरे ऊर्जा स्टोर। कितनी बढ़िया जुगाड़ है, देखो कितना इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होता तो फैन तुम्हारा नहीं चलता, समझ गया ना? और फैन चलता तो और कुछ नहीं चलता, अगर फैन चलता तो और कुछ नहीं। तो अगर एक शब्द में मैं कहूं तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके जो क्या होता है बेटा, जो वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है बेटा? संचित करता है, या वैद्युत आवेश को, वैद्युत आवेश तो भी ऊर्जा है। यानी संधारित्र एक चालक है, और जो क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा को संचित करता है और एक साथ दे देता है। आप कहोगे सर बैटरी और संधारित्र में क्या अंतर है? ध्यान देना, बैटरी और बैटरी में ऊर्जा को संचित करता है, लेकिन बैटरी लगातार देता रहता है। एक बैग संधारित्र और बैटरी में इतना अंतर है कि बैटरी ऊर्जा देता है। तुम कहते सर बैटरी लगा देते, तो बैटरी एक बैग नहीं देगा पूरा, उसका एक रैंडम है कि इतना इतना दूंगा मैं, बैटरी हमेशा सप्लाई करता है। लेकिन संधारित्र केवल एक बार ऊर्जा दे देता, दोबारा नहीं देता, वो एक बार में ही बात। तो यानी हम कह सकते हैं कि संधारित्र क्या है बेटा? यहां पर ध्यान दो, हम अगर बात करें तो संधारित्र क्या है बेटा? एक चालक है। संधारित्र एक चालक है जो वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है बेटा? वैद्युत ऊर्जा को यानी जब वैद्युत आवेश लिख दो, आवेश लिख दोगे तो भी ऊर्जा, जहां आवेश वहीं तो ऊर्जा। हाँ, विद्युत आवेश वो भी हो सकता है। यानी संधारित्र एक चालक है जो वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है बेटा? संचित करता है, यानी स्टोर करता है, संचित करता है। वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है? संचित करता है, तथा एक ही बार में, तुम्हारी लैंग्वेज में एकदम लिख रहा हूं, एक ही बार में कुल ऊर्जा को क्या कर देता है बेटा? को स्थानांतरित कर देता है। समझ गए ना? कुल ऊर्जा का क्या कर देता है? अब यही बात अंग्रेजी में बोल दूं, क्या है? कैपेसिटर इज अ कंडक्टर व्हिच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और टू सप्लाई वंस। लो, तुम्हारी इंग्लिश भी हो गई, नोट कर लो। यानी अब कह दें कि संधारित्र एक कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है और एक ही बार सप्लाई कर देता है। चलो नोट कर लो। पर देखो, संधारित्र एक चालक है, यानी संधारित्र कोई वस्तु है, कोई टेक्निक है, कोई जुगाड़ है। संधारित्र क्या है? कोई टेक्निक है, कोई जुगाड़ है जो ऊर्जा को स्टोर करता है। धारिता संधारित्र का गुण है। धारिता क्या है?
गुण है जो ये बताता है कि संधारित्र की कितनी क्षमता है ऊर्जा को स्टोर करने की। जो वैद्युत आवेश है या वैद्युत ऊर्जा है, ये संधारित्र कितना स्टोर कर सकता है, और उसी को हम उसकी धारिता कहते हैं। धारिता मतलब होता है धारण करना, कितना ये धारण कर सकता है। तो द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर की वह प्रॉपर्टी जो ये बताती है कि ये कितना वैद्युत ऊर्जा स्टोर कर सकता है, इसकी कितनी क्षमता है। ये तो स्टोर करता है, और कैपेसिटेंस उसकी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इतना नोट करो। देखो धारिता क्या है बेटा, संधारित्र का वह गुण जो यह प्रदर्शित करता है कि संधारित्र कितनी वैद्युत ऊर्जा या विद्युत आवेश संचित कर सकता है। अर्थात अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो विद्युत ऊर्जा की धारण करने की क्षमता को, संधारित्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा को धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं बेटा, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। अब इतना आप लोग नोट कर लो इतना। हम जानते हैं कि क्या होता है बेटा, Q प्रोपोर्शनल होता है B। ऐसा कैसे कि अगर हम विभव बढ़ाएंगे तो आवेश का मान बढ़ेगा, या आवेश बढ़ाओ तो विभव का मान बढ़ेगा। ये आपको किस फार्मूले से पता चलेगा, B बराबर 1/4 Q/R से, यानी आवेश बढ़ाओ तो विभव बढ़ेगा। ये बात तो आप जानते हो। तो यहां पर दूसरा हम कैसे संधारित्र की डिफिनीशन बता सकते, धारिता की। हम जानते हैं कि Q प्रोपोर्शनल क्या होता है B। अब जब Q प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट लिखते हैं जिसे C कहते हैं, और यही क्या है बेटा, धारिता है। तो यहां से C बराबर क्या हो जाएगा, Q/B। अब मुझे बताओ धारिता किस पर निर्भर करती है। अच्छा यहां पर बताओ, एक ओम का नियम आपने हाई स्कूल में पढ़ा, R बराबर क्या होता है, B/I। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, एक फार्मूला और आपने पढ़ा था, R प्रोपोर्शनल A/, याद करो, L/A। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई और इस पर निर्भर करता है, इन पे और इन पे। अरे नियतांक, और यहां पर क्या है, तो नियतांक थोड़ी निर्भर करेगा, ये तो नियत होगा। ये इनका रेशियो कितना वो बताता है। आर ना तो बी पर निर्भर करता है ना तो आई पर। आपने हाई स्कूल में ओम को बहुत अच्छे से पढ़ा है, वाह क्या बात है। यहां पर उसी प्रकार धारिता ना तो इस पर निर्भर करती है ना तो इस पर निर्भर करती है। धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती। अरे धारिता क्या बताती है, टोकरी शेप पर निर्भर करती है क्या, टोकरी क्या है, टोकरी एक गुण है जो ये बताती है कि मैं कितना सेब रख सकती हूं। सेब काला है गोरा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो टोकरी यहां पर जो धारिता जो है वो संधारित्र का गुण है, न तो वो आवेश पर निर्भर करता है न तो ये केवल और केवल चालक के आकार पर निर्भर करता है। धारिता क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कितना है, समझ गए ना, क्षेत्रफल ज्यादा तो ज्यादा आवेश। तो यहां पर ये भूल मत करना कि जो धारिता है वो Q और B पर निर्भर करता है, समझ गए ना। तो यहां पर अगर दूसरा डिफिनेशन लिखे तो हम क्या लिखे कि आवेश Q तथा विभव के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, किसी चालक में उपस्थित संचित आवेश Q तथा विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता। तो एक परिभाषा ये भी देख लो, ये कई बार पूछता है, किसी चालक में उपस्थित छोटी छोटी बारीकों को समझो तभी आपको फीलिंग आएगा, तब आप पढ़ने में मन लगाओगे। रटने वाली चीजों से अपना खुद डिफिनेशन बनाओ। किसी चालक में उपस्थित आवेश Q व विभव B के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, के अनुपात को चालक की या संधारित्र की क्या कहते हैं बेटा, चालक की धारिता कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, SI यूनिट, इसे C से तो लिखते ही है। मात्रक क्या होगा बताओ,
हाँ, एक तो मात्रक हो जाएगा सी का कूलाम पर वोल्ट, जो तुमको फार्मूले से दिखाई दे रहा है। और एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, तो उनके सम्मान में भी इसका एक और मात्रक होता है, फैरड। क्या होता है बेटा? फैरड। क्या होता है बेटा? फैरड होता है, समझ गए ना? फैरड। यानी दो मात्रक होते हैं, कूलाम पर वोल्ट और दूसरा क्या होता है? फैरड होता है। तो आपको ये धारिता आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि धारिता क्या होती है और संधारित्र क्या होता है। दोनों में आपने फर्क समझ लिया। धारिता गुण है संधारित्र का, समझ गए? इतना आप नोट करो। तो आज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होती है। मस्त रहिए और खूब पढ़िए।